हेलो मेरे भाई, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का आदर्श अकादमी क्लासेस में। चलिए देखते हैं डिस्कशन। कुछ तबीयत भी कुछ मेरे भाई गला में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए क्लास लेकर हम आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए मेरे भाई। कहता है निम्न में से कौन सी गैस जो है किसी निश्चित ताप पर सबसे उच्च औसत वेग होता है। ठीक है, औसत वेग की बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है मेरे भाई? औसत वेग का बात कर रहा है। देखिए तो किसी भी गैस का जो औसत वेग होता है, नोट कीजिएगा, किसी भी गैस का जो औसत वेग होता है, जिस गैस का परमाणु द्रव्यमान संख्या कम होता है उसका उस गैस का औसत वेग अधिक होता है, और जिस गैस का परमाणु द्रव्यमान अधिक होता है उसका औसत वेग क्या होता है मेरे भाई? कम होता है। औसत वेग क्या होता है? कम होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किसका औसत वेग जो है मेरे भाई कम है। ठीक है, और यह जो निकाला जाता है, लिखिएगा 8R/T/πm। इस सूत्र के द्वारा किसी भी गैस का औसत वेग जो है निकाला जाता है। कहने का मतलब m जो है परमाणु द्रव्यमान है। तो जैसे जैसे हम m का मान बढ़ाएंगे स्वाभाविक ऊपर वाला मान क्या होगा? घटेगा। कहने का मतलब कि किसी भी गैस का परमाणु द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका गैस का औसत वेग क्या होगा? कम होगा। तो यह फॉर्मूला से जो है निकाला जा सकता है। तो कहता है निम्न गैसों में से कौन सी गैस किसी गैस का निश्चित ताप पर, आपका आंसर क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। मीथेन का अणुसूत्र क्या होता है? CH4 होता है। ठीक है, लिखिएगा खानों में जो विस्फोट होता है वह किसके कारण होता है मेरे भाई? कहता है खानों में जो विस्फोट होता है वह लिखिएगा वह मीथेन के कारण ही होता है। बात करते हैं नियोन। लिखिएगा नियोन की परमाणु संख्या 10 है और इसका द्रव्यमान संख्या 20.0110 होता है। ठीक है, नियोन बल का उपयोग लिखिएगा साइन बोर्ड प्रचारक में। ठीक है, देखते हैं कहीं की कंपनी में जो एयरटेल का प्रचार कंपनी का डिब्बा में वो प्रचार करता है, रात में उसमें बॉल बढ़ते रहता है। ठीक है, तो साइन बोर्ड प्रचार में उसमें नियोन बल का प्रयोग किया जाता है। नियोन लैंप में भी होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड लिखिएगा, यह एक जो है जहरीला गैस है जो वाहनों से धुएं से जो है निकलता है। क्योंकि ऑक्सीजन से जब शरीर में प्रवेश करता है तो ऑक्सीजन से काफी तीव्र जो है गति से यह शरीर में प्रतिक्रिया करता है और ऑक्सीजन के संपर्क को जो है तोड़ देता है ब्लड में। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है मेरे भाई? 8 होता है और इसका द्रव्यमान संख्या 16 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन को देखिएगा, ऑक्सीजन जो है द्विपरमाणविक है। ऑक्सीजन का प्रयोग जो है हम लोग करते हैं जीवन जीने के लिए। क्या? और पेड़ पौधे क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। तो पहला का आंसर आपका निकल गया कौन? मीथेन। यह फॉर्मूला याद रखिएगा, कई बार पूछ चुका है कि किसी भी गैस का कहता है गैसों का किसी निश्चित ताप पर सबसे उच्च औसत वेग जो है किस फॉर्मूला के द्वारा निकाला जाता है? लिखिए 8πT, पाई नहीं होगा, 8RT हो जाएगा मेरे भाई। 8RT/πm, 8RT/πm। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है किसी गैसीय माध्यम में ध्वनि का चाल। देखिए लाप्लासा नामक वैज्ञानिक ने बताया कि किसी भी गैस में अगर ध्वनि के चाल अगर हम निकालते हैं, ध्वनि की चाल किसी भी गैस में निकालने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करेंगे? तो गामा P/D रूट अंडर। लाप्लासा नामक वैज्ञानिक ने बताया
कि किसी भी गैस में ध्वनि के चाल इस सूत्र के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। और ध्वनि क्या है मेरे भाई? ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है, ठीक है, यह अनुप्रस्थ नहीं है और न ही इसे ध्रुवित किया जा सकता है। कर सकते हैं मेरे भाई? नहीं कर सकते हैं। उसके बाद लिखिएगा ध्वनि जो है अगर वातावरण में अगर 1 डिग्री सेल्सियस तक तापमान अगर बढ़ाया जाएगा मेरे भाई, तो अगर पूछे आपसे ध्वनि के चाल में कितनी वृद्धि हो जाएगी, तो लिखिएगा 0.61 मीटर पर सेकेंड जो है वृद्धि हो जाता है। कितना? 0.61 मीटर पर सेकेंड का वृद्धि होता है अगर तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जाए। तो किस सूत्र से निकालेंगे? इस सूत्र से निकालेंगे। चलिए, कुछ बोलने में परेशानी है मेरे भाई, लेकिन फिर भी अधिक पॉइंट लिख देंगे, आप नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कुछ ठंडा खा ली, उसके बाद गला एकदम जाम हो गया मेरे भाई। चलिए, कहता है कि ल्यूनर का संबंध किससे है मेरे भाई? तो देखिए, ल्यूनर का संबंध जो है मेरे भाई, नोट कीजिए, यह चंद्रमा से है। किससे संबंधित है? चंद्रमा से है। चंद्रमा एक उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है। और ध्यान दीजिएगा, नोट कीजिएगा, चंद्रमा के पास कोई अपना जो है प्रकाश नहीं है। आप कहिएगा चमकता क्यों है? तो देखिए, रात में चमकने का इसका मुख्य कारण होता है कि सूर्य, देखिएगा, यह जो चंद्रमा जो है वह हमेशा उदित रहता है, डूबता नहीं, ठीक है। जैसे कभी कभी देखिए, चाहे ग्रहण लगता है, अंधेरा होता है, चंद्रमा दिखाई देने लगता है क्या, तो रहता है, दिन में भी रहता है। तो क्या होता है कि सूर्य का जो लाइट जो इस पर पड़ता है, तो लाइट रिफ्लेक्शन से या जो है ना, रिफ्लेक्शन होकर जो है आवेश इस पर अति हो जाता है, ठीक है। वही रात में जो है वही चमकता है, उसके बाद उसी लाइट को जो है परावर्तित करता है, ठीक है। तो उसके रिफ्लेक्शन के कारण जो है प्रकाश को ऑब्जर्व करता है और रात में वही कारण जो है चमकता है। तो कहता है ल्यूनर का संबंध किससे हो गया? आपका आंसर हो गया चंद्रमा से हो गया। चलिए नोट कीजिएगा, क्वेश्चन देखते हैं चौथा। देखिए मेरे भाई क्या कहता है। चौथा क्वेश्चन कहता है कि जब मानव शरीर का तापमान 5 या 4 से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी हो जाती है, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो देखिए, जब अचानक मानव शरीर का तापमान मेरे भाई 5 या 4 से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी होती है, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? इस स्थिति को कहते हैं हाइपरपायरेक्सिया। क्या कहते हैं? हाइपरपायरेक्सिया कहते हैं, ठीक है। बात करते हैं हाइब्राइजेशन का। तो यह जो है पक्षियों का जो होता है प्रसुप्ति काल होता है, ठीक है। चलिए, कहता है कि दास वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया? लिखिएगा, दास वंश की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया 1206 ईस्वी में। दास वंश यानी दास वंश ही को ही कहते हैं मेरे भाई गुलाम वंश। क्या कहते हैं? गुलाम वंश। इसकी स्थापना 1206 ईस्वी में लिखिए हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाखों का दान देने वाला, मतलब लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। इसकी उदारता के कारण इसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार का नींव रखा। लेकिन अगर पूछ ले कि पूरा किसने करवाया, तो आंसर हो जाएगा मेरे भाई इल्तुतमिश। कौन हो जाएगा? इल्तुतमिश हो जाएगा, ठीक है। यह पूरा करवाया था। चालीसा सरदार का शुरू भी यही किया था, चालीसा प्रचलित किया था। अगर आपसे पूछे कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु, देखिए 1210 ईस्वी में यह बेचारा जो था वह चौगान खेल रहा था। क्या खेल रहा था? चौगान खेल रहा था। और चौगान खेलते खेलते जो है इसका मृत्यु हो गया। 1210 ईस्वी में घोड़ा पर से गिरा और मर गया, ठीक है। तो सारे को नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन था दास वंश की स्थापना किसके द्वारा? दास वंश यानी गुलाम वंश। आंसर कौन हो जाएगा आपका? कुतुबुद्दीन ऐबक ए हो जाएगा। कहता है हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? देखिए, कहता है हीराकुंड बांध, आपका आंसर तो हो जाएगा कौन मेरे भाई? महानदी। कौन हो जाएगा? महानदी हो जाएगा।
माही की बात करें तो अजमेर में स्थित अरावली श्रेणी जो है उसका मुख्य स्रोत कौन सी नदी है, तो लिखिएगा महानदी। कौन है? महानदी। ठीक है। अगर बात करें ब्राह्मणी नदी, लिखिएगा ब्राह्मणी में राउरकेला जो स्टील प्लांट है, कई बार क्वेश्चन मेरे भाई एग्जाम में पूछ चुका है, राउरकेला स्टील प्लांट, लिखिएगा राउरकेला जो स्टील प्लांट है, स्टील प्लांट वह किस नदी के किनारे है, तो आपका हो जाएगा ब्राह्मणी नदी किनारे। किसके नदी के किनारे हो गया? ब्राह्मणी नदी के कारण। हीराकुद बांध जो है महानदी पर है। और क्या बताए कि अजमेर में स्थित जो अरावली श्रेणी है वह जो है वहां से किस नदी का मुख्य स्रोत है, मतलब कौन सी नदी वहां निकलती है, तो निकलती है माही का मुख्य स्रोत होता है। अगर आपसे पूछे जोग गढ़सोप्पा, तो यह कर्नाटक में पड़ता है, शरावती नदी पर है। चलिए नोट कर लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां, देखिए मानव शरीर में मेरे भाई नोट कीजिएगा 2 तरह के पेशियां होती है, एक होता है अनैच्छिक पेशिया और एक होता है ऐच्छिक पेशिया। ठीक है। तो एक पेशी पर हम लोग का नियंत्रण रहता है और दूसरे पर नहीं रहता है। ठीक है। ऐच्छिक पेशिया जिस पर हमारा नियंत्रण होता है, अनैच्छिक पेशी जिस पर हम नियंत्रित नहीं कर सकते। ठीक है, अपने आप हो रहा है, जैसे दिल का धड़कन, इसे हम नहीं रोक सकते हैं, यह ऐच्छिक पेशिया। कहता है कि एक मानव शरीर में, कहता है अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है। ठीक है। तो अनैच्छिक मांसपेशियां जो होता है मेरे भाई कहाँ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दिल। कहाँ हो जाएगा? दिल हो जाएगा। अनैच्छिक पेशियां कहाँ हो जाएगा? दिल। तो इसका आंसर हो जाएगा दिल। ठीक है, क्या होगा? दिल। चलिए मेरे भाई, तो क्या बता रहे थे मेरे भाई, अनैच्छिक मांसपेशियां 2 तरह के होता है। ठीक है, वो ऐच्छिक मांसपेशियां होता है और अनैच्छिक मांसपेशियां। लेकिन अगर कार्य की दृष्टि से पूछे तो वहां पर 2 होता है, यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर तो होगा अनैच्छिक मांसपेशियां और ऐच्छिक मांसपेशियां। जैसे अनैच्छिक क्रिया और ऐच्छिक क्रिया। ठीक है, जैसे कुछ ऐसे क्रिया जैसे छींकना, आंख पलक झपकना, तो कुछ ऐच्छिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं, कुछ अनैच्छिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। चलिए, तो कहता है एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है, तो यह दिल में होता है। कहाँ होगा आंसर? दिल हो गया। चलिए, कहता है बधायन, मानव, स्तंभ, ठीक है, अपस्तंभ और कात्यायन, इस सभी का संबंध किससे है, तो नोट कीजिएगा, इस सभी जो संबंध थे वह प्राचीन भारतीय गणितज्ञ थे। क्या था मेरे भाई? प्राचीन भारतीय एक गणितज्ञ थे। तीनों चारों, बधायन, मानव और अपस्तंभ और कात्यायन, क्या था? तीनों चारों के चारों जो थे वो क्या थे? गणितज्ञ थे। नोट कर लीजिएगा, एनटीपीसी में पूछा गया था और बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं बना पाए थे। कहता है कि जब कोई व्यक्ति केवल नजदीक होने वाली वस्तु को ही देख पाता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं मेरे भाई? ध्यान से समझिएगा। देखिए, कोई वस्तु नजदीक के वस्तु को देख सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ है, जैसे टेबल रखा हुआ तो इसको देखता है, मतलब एकदम नजदीक रखा है। ठीक है। तो जो दोष होता है उसी चीज को आदमी देखता है। जैसे निकट दृष्टि, तो निकट दृष्टि दोष में क्या होगा? निकट का देखिएगा, दूर का नहीं दिखाई देगा। दूर दृष्टि में क्या होगा? दूर का देखेगा, नजदीक का नहीं दिखाएगा। ठीक है। निकट दृष्टि में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन भी होता है। देखिए, निकट दृष्टि में 4 अक्षर होते हैं, लिखेंगे 4 अक्षर होता है। नि क अट 3 अक्षर, सॉरी, निकट में कितने अक्षर होते हैं? नि क अट 3 अक्षर। तो इसमें जो है 3 बराबर 4, तो 4 लेंस वाला चश्मा का जो है प्रयोग करेंगे। 4 लेंस वाला चश्मा कौन हो जाए? अ व त ल अवतल। तो ध्यान रखिएगा, 3 अक्षर वाला बीमारी में 4 अक्षर का लेंस का चश्मा। अगर बात करें दूर दृष्टि में, देखिए दूर दृष्टि में 2 अक्षर होता है, तो इसमें हमको प्रयोग करते हैं उत्तल। 2 बराबर 3, याद रखिएगा कि दूर दृष्टि में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। ठीक है।
और अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं निकट दृष्टि में। लेकिन यहाँ से ये तो सिंपल हो गया, लेकिन आपसे हिंदी में नहीं पूछिएगा, आपको देगा क्या, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, क्वेश्चन बच्चे बराबर फंस, लेकिन उम्मीद है कि आज के बाद से नहीं फंसिएगा। बहुत ज्यादा गला जाम हो गया मेरा भाई। तो क्या कर रहे हैं कि देखिए, मायोपिया, मायोपिया बोलिए तो मायोपिया, मायोपिया तुरंत बोल दिए मायोपिया। ठीक है, मतलब मुंह को जो है कम में समय लगा बोलने में। ठीक है, उसके बाद बोलिए हाइपरमेट्रोपिया। क्या, हाइपरमेट्रोपिया, मतलब मुंह को जो है ना देर तक बोलना पड़ा, हाइपरमेट्रोपिया। इसका मतलब कि हाइपरमेट्रोपिया जो होगा वो इसमें चला जाएगा। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, दूरदृष्टि। मायोपिया क्या हो गया, निकट दृष्टि, समझ गया। मायोपिया तुरंत बोल लिए, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं तो मुंह जो है देर तक बोलता है। मायोपिया मुंह कितना देर बोला, तनके देर, तुरंत हो गया। हाइपरमेट्रोपिया दूर तक, दूर बोला तो देर तक मुंह मेरा बोल रहा है, हाइपर, उसके बाद मेट्रोपिया बोल रहा है। इसका मतलब कि हाइपरमेट्रोपिया का संबंध किससे है, दूरदृष्टि के। तो पूछेगा कि हाइपरमेट्रोपिया के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो हो जाएगा उत्तल लेंस का। यह होता है कॉनकेव और यह होता है कॉन्वेक्स, याद रखिए कॉनकेव और कॉन्वेक्स। चलिए, तो ऐसा आपका निकल गया होगा। कहता है कि नजदीक के वस्तु को ही देख पाता है, तो इसको क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूजन हो गए। लेकिन देखिए करा कि जब कोई व्यक्ति केवल नजदीक होने वाली वस्तुओं को देख पाता है तो इस स्थिति को क्या कहेंगे, नजदीक देखिए वस्तु स्थिति को क्या कहेंगे। तो काफी नए तरीके से क्वेश्चन को रहा है, क्वेश्चन एकदम इजी क्या, लेकिन इसी तरीके से क्वेश्चन के एग्जाम में जो है एग्जामिनर जो है अरेंज करता है, क्योंकि बच्चे भी एग्जाम में बहुत सारे होते हैं भीड़ को छाटने के लिए। जिनका बेसिक ठीक है वो मार्क अपना निकल गए, उनका रिजल्ट आ गया, और जो छट गए वो भीड़ से छट गए। तो चलिए नोट कर लीजिएगा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मेरे भाई 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कहता है पृथ्वी का अध्ययन को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है जियोलॉजी, दूसरा है पेडोलॉजी, उसके बाद कैस्मोलॉजी है, और डी में है पेलियोंटोलॉजी। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी के अध्ययन को जियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई, जियोलॉजी कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, हिंदी में भी लिख दिए हैं भूगर्भ शास्त्र कहते हैं इसको। कहीं कहीं आपको जो है भूगर्भ शास्त्र देगा ऑप्शन में, या देगा जियोलॉजी, डायरेक्ट इंग्लिश में दे देता है। ठीक है, तो बच्चे उसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो लिखिएगा पृथ्वी का अध्ययन को क्या कहते हैं, जियोलॉजी, भूगर्भ शास्त्र। ठीक है, ये किसका अध्ययन लिखिएगा, मिट्टी हो जाएगा। कॉस्मोलॉजी में लिखिएगा मेरे भाई ब्रह्मांड का अध्ययन। प्लेंटोलॉजी में लिखिएगा जीवाश्म का अध्ययन प्लेंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, मिट्टी का हो गया पेडोलॉजी। चलिए, कहता है प्रसिद्ध तिरुपाला मंदिर कहाँ, किस पहाड़ी पर, ताराबली राजस्थान में है, पड़ता है। इस पर माउंट आबू पर्वत है। पुष्कर में लिखिएगा खंडाला महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा स्थान है। किसका ऊंचा स्थान है, लिखिएगा महाराष्ट्र का ऊंचा स्थान कौन है, खंडाला। और यह जो है बैक्टाड्री पहाड़ी पर जो है प्रसिद्ध तिरुमला मंदिर जी हो, कहाँ मेरे भाई, तो है बैक्टाड्री पहाड़ी पर। कहाँ है, बैक्टाड्री पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, सारे पॉइंट कर लीजिएगा। ठीक है, और एक पॉइंट और लिख लीजिएगा पुष्कर में मेरे भाई कि अगर पूछिए कि ब्रह्म मंदिर कहाँ है, लिखिएगा ब्रह्म मंदिर जो है ये आपका कहाँ है, ब्रह्म मंदिर पुष्कर में। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, सारे पॉइंट लिख दे रहे हैं, बोलने में थोड़ा परेशानी हो रहा है मेरे भाई। कहता है कि एक व्यक्ति पंचायत सदस्य बनना चाहता, देखिए 30 वर्ष जो है राज्यसभा के सदस्य के लिए, अगर बात करेगा राष्ट्रपति और राज्यपाल, उपराष्ट्रपति बात करेगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, तो लिखिएगा 35 वर्ष। राज्यसभा सदस्य के लिए हो गया
25 वर्ष लोकसभा के लिए, 21 वर्ष जो है वो किसी पंचायत सदस्य बन सकता है, 21 वर्ष। ठीक है। मुखिया चला जाएगा वह 21 वर्ष के अंतर्गत। तो सारे नोट कर लीजिए। चलिए देखिए मैं क्या कहता है। 13वां कहता है किसी राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल। तो देखिए मेरे भाई, किसी भी महावक्ता का जो कार्यकाल होता है वो नियत नहीं होता है। ठीक है, नियत नहीं रहता है। ठीक है, उसमें घटते बढ़ते रहता है, कोई उसका नियत नहीं है। जैसे राष्ट्रपति का है चाहे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का है कि 5 वर्ष रहेगा, लेकिन उसका कार्यकाल नियत नहीं रहता। ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, कार्यकाल जो है नियत नहीं रहता है। और एक क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया और लगभग लड़के जो है 5 वर्ष मारे, सब फेंका गया, सब जो है क्या हो गया मेरे भाई, फेंका गया। ठीक ना। चलिए कहता है कपास, पिछले क्लास में भी लिखा थे, पत्ती से क्या प्राप्त होता है, चाय, जड़ से अश्वगंधा, फल से कहवा नहीं, बीज से तो प्राप्त होता है कपास और कहवा। अफीम लिखिए, अफीम फल से, और क्या होता है, इलायची लिखिए। दोनों फल, जड़ से अश्वगंधा, पत्ती से चाय, बीज से हो जाएगा आपका क्या, कॉफी और कहवा जो है बीज से। पिछले क्लास में भी लिखाए थे कि नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछता है और यह पूछ दिया एग्जाम में, मतलब एग्जाम में पूछा हुआ, 17 में क्वेश्चन पूछा एनटीपीसी में। कहता है मौर्य समाज 7 वर्ग में विभाजित था। रहला का लेखक कौन है, लिखिएगा, इब्न बतूता। इसका लेखक लिखिएगा तहकीक हिंद। और इसका आंसर हो जाएगा इंडिका। चलिए सारे पढ़ मेरे भाई नीट लिख लीजिएगा, पुस्तक जो है बार बार पूछ देता है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। तो देखिए क्या कहता है, 16 नंबर कहता हिमालय पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है। देखिए जयपुर में लिखिएगा राजश्री मंदिर, रामपुर में लिखिएगा भारतीय जो रेल डिब्बा है बनाया जाता है, दार्जिलिंग हो जाएगा आपका आंसर। ऊटी जो है वह पर्वतीय स्थान है। चलिए कहता है विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है। देखिए तो इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई। कहता है विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाता है, बताइए तो इसका आंसर क्या होगा। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाते हैं। चलिए इसमें लिखिएगा विश्व खाद्य इसमें लिखिएगा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं 22 मई को। ठीक है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 मई। 1 जून को लिखिएगा
योग दिवस, आंसर हो जाएगा सी। सारे पॉइंट मेरे भाई लिख दे रहे हैं, सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए, कहता है पुस्तक द बेंच के लेखक कौन है। ठीक है, कहता है पुस्तक, देखिए इसका आंसर क्या होगा। कहता है पुस्तक बेंच के लेखक कौन है, पुस्तक बेंच के लेखक कौन है। बात करें, लिखिए कमलाज बे। डैने मोरेन का पुस्तक का नाम क्या है, कमलाज बे। क्या है, कमलाज बे। ठीक है, हंटर वायलिन का लिखिएगा ब्यूटीफुल थिंग्स। ब्यूटीफुल थिंग्स हंटर वायलिन का है। और मेघन मार्केल का हो जाएगा द बेंच। किसका हो जाएगा, मेघन मार्केल का। चलिए, सारे पॉइंट अच्छे से नोट कीजिए। देखते हैं नेक्स्ट सवाल न्यूमेरिकल वाले। चलिए मेरे भाई, लास्ट 2 क्वेश्चन है। चलिए न्यूमेरिकल से है, बनाइए तो आप लोग। ठीक है, दोनों क्वेश्चन मेरे भाई बना सकते हैं, ताकि इस क्वेश्चन तो लगभग आपको याद हो गया होगा मेरे भाई, क्योंकि लगभग जो है 3-4 बार रिपीट हुआ। ठीक है, तो आराम से बना दीजिएगा। ये क्वेश्चन भी आसानी से बना दीजिएगा। एक क्वेश्चन भी जो है साथ दिया, दूसरे तीसरा बार रिपीट हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे भाई इतना बार क्वेश्चन का हम रिपीट करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन क्या देखिए, न्यूमेरिकल ज्यादा है नहीं, कुछ सिलेक्टेड न्यूमेरिकल ही है जो परीक्षा में बार पूछे जाते हैं। ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन जो है पढ़ाई क्लास है, तो उसमें जाकर देख लीजिएगा। उसमें गोली का प्रक्षेपास्त्र है, वेग है, वो सारे पूछता है, वो सारे जो है उसमें बता दिए। तो सारे पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल की कॉपी बना लीजिएगा और कॉपी में बार बार लिखिएगा, बार बार रिवीजन कीजिएगा न्यूमेरिकल को, क्योंकि न्यूमेरिकल का नंबर जो है आपका रिजल्ट तो आएगा, लेकिन जहां तक मेरिट का सवाल होगा मेरे भाई, उसमें आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगर 2-3 न्यूमेरिकल भी अगर बना लेते हैं तो समझ सकते हैं कि कितना लड़कों से आप आगे हो जाइएगा। तो चलिए देखिए मेरे भाई क्या कहते हैं। देखिए, एक त्रिभुज हम लोग आप लोग को बताए थे, शायद ही आपको याद होगा। क्या याद है मेरे भाई? तो इसमें जो है बताए थे कि अगर इस तरीके का सवाल देता है, अगर पूछता है धारा निकालने के लिए या विभवांतर निकालने के लिए कहे या रेजिस्टेंस निकालने के लिए कहे, तो बताए थे कि याद रखिएगा V ऊपर और I और R। ठीक है, जो निकालने के लिए कहेगा उसको ढक दीजिए। I निकालने के लिए कह रहा है तो V/R होगा, V निकालने के लिए कहेगा तो I × R हो जाएगा, R निकालने के लिए कहेगा तो V/I होगा। यह दिमाग में बैठ गया होगा आपको अच्छे से। चलिए, तो आप लोग बना भी लिए होंगे बहुत सारे बच्चे। देखिए, चलिए, तो कुछ नहीं मेरे भाई, देखिए न्यूमेरिकल में कुछ है मेरे भाई, कोई जान नहीं है, कोई जान नहीं है। 1 सेकेंड का सवाल है। ठीक है, कैसे सेकेंड का ये भी नहीं लिखेंगे। अगर हमको याद है कि धारा निकालना है तो क्या होता है, क्या होगा, V/R हो गया। अब देखिए V 150 है और प्रतिरोध इतना, बस डायरेक्टली इसमें भाग दीजिए। 10 से क्या मरतबा कटेगा, 15 से कटेगा 10 मरतबे ना। अच्छा, यहाँ 10 ऑप्शन में नहीं था मेरे भाई, कितना मरतबे कटा, 10 मरतबे कट गया, तुरंत बन गया। कहाँ समय लगा, 1 सेकेंड नहीं लगा। विभवांतर दे रहे हैं, जानते हैं कि I निकालना है, I V/R होता है, V मतलब /R हो जाएगा। 15 दाएं 150 कट गया, बस बन गया सर। ठीक है, लेकिन बनाते हैं फॉर्मूला से। I निकालना है तो I बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। एग्जाम फॉर्मूला याद हो गया तो आप इस तरीके से नहीं बताइएगा, डायरेक्ट बनाइए, ताकि समय का बचत होगा। अब मान लीजिए कि मान इसको 2 सेकंड में 5 सेकंड के अंदर बना दिए, डायरेक्ट भाग दिए, 15 को उठाए, इसमें भाग दे दिए, 10 आ गया, निकल गया। तो इससे क्या होगा मेरे भाई, और इतना बार में इसको रिवीजन करेंगे कि आप एग्जाम में ऐसे ही बनाइएगा, 100% गारंटी है। इससे क्या होगा कि 5 सेकंड में अगर बना लेते हैं तो अदर सवाल के लिए आपका समय क्या होगा, बचत हो गया। अब जो मान लीजिए कि 1 मिनट में बनाते हैं उसको 55 सेकंड हम बचा लिए, इसमें क्या 55 सेकंड में क्या करेंगे कि अगला क्वेश्चन पर हम समय देंगे
तो अगला क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन जो है मेरा एक्स्ट्रा बन जाएगा, तो और स्टूडेंट से हम क्या हो जाएंगे, थोड़ा ऊपर हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए न्यूमेरिकल पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब देखिए v का मान कितना है मेरे भाई, 150 अब 15, बस काट दीजिए, 10 एम्पियर धारा प्रवाहित होगा। सी, चलिए कहता है एक कार के चाल, अब देखिए इसमें भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे बचाने के लिए होंगे। पहले देखिए इसको मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए। ठीक है, पहले दोनों को मीटर पर सेकंड में बदल दीजिएगा, उसके बाद बनाइएगा। चलिए बनाइए। तो 20 नंबर चलिए इसको मीटर पर सेकंड में बदल देंगे, 5/18, 18 दूना 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तुरंत ज्ञात हो जाता है ना, मीटर पर सेकेंड जाएगा। ऐसे करेंगे तो हो जाएगा 54 गुने 5/18। तो देखिए 36 किलोमीटर पर आवर से 54 किलोमीटर पर आवर हो जाता है 5 सेकेंड में। इसका मतलब कि आपको टी दिया हुआ है 5 सेकेंड। इतना से इतना हो जाता है, हो जाता है मतलब यह बाद का है, मतलब कि यह v है और यह क्या है, u है, प्रारंभिक वेग है। और लास्ट में इतना है तो मतलब कि v है, मतलब अंतिम वेग है। तो आपका u हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और v हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, होगा ना मेरे भाई। अब देखिए निकाला है त्वरण बराबर क्या होता है, a बराबर होता है v माइनस u बटा t, हो जाएगा ना। तो देखिए 15 में से 10 जाए कितना बचेगा, 5, और समय कितना है 5, 5 गया कितना जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर है, देखिए कुछ नहीं था मेरे भाई, दम इजी था मेरे भाई। सारे अपना अच्छे से नोट कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल को अच्छे से नोट कर लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, यह था मेरे भाई आज का इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन न्यूमेरिकल के साथ। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मैथ क्लास में। मैथ क्लास को देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि लगभग मैथ क्लास जो एनटीपीसी में पूछा गया है वो क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, 10 सवाल आते हैं। क्योंकि आने वाला सिविल एग्जाम दीजिए चाहे ग्रुप डी दीजिए, लगभग वही पैटर्न रहेगा। इसलिए कि हर टाइम में जो भी एग्जाम होता है और आगे आसपास जो भी एग्जाम उसका होने वाला होता है, जो फिलहाल जो एग्जाम हुआ है उसी को पैटर्न को जो है एग्जामिनर पकड़ता है। इसलिए आप 100% अच्छे से देखिएगा, क्योंकि एनटीपीसी में आपका जो है मुख्य रोल अदा जो करेगा वो मैथ और रीजनिंग ही करेगा मेरे भाई। 70 रीजनिंग है, अगर 55 से 60 नंबर अगर यहाँ से अगर उठा लेते हैं और आसानी से भी आ जाता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा तो